हेलो स्टूडेंट। तो आज 24 जुलाई को हम जियोग्राफी में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण जो है वो कैसे होता है या कैसे करते हैं हम, इसको समझने के लिए रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी विकास की क्रियाकलाप के लिए ये एक इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है संसाधन। बट इरेशनल consumption and over utilizations of resources may lead to socio इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। पर इसी की जगह पे अगर ये इरेशनल रूप से, यानी रेशनल मीन्स क्या होता है, जो सही तरीके से मतलब इसका कंजम्पशन होता है उसको रेशनल कंजम्पशन बोलते हैं, और इरेशनल मीन्स जो गलत तरीके से कंजम्पशन होता है, गलत तरीके से उसका उत्खनन होता है, उसको इरेशनल कंजम्पशन कहते हैं। या ओवर यूटिलाइजेशन जब होता है रिसोर्स का, तो इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। आप सभी को मालूम है मतलब हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाता है ज़्यादा खनन करने से, या फिर मतलब जो वाटर लेवल वो मतलब डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे खुद पढ़े भी थे। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। तो रिसोर्स जो कंजर्वेशन जो है वो अलग अलग स्तर पर होना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और जो हमारे इतिहास के जो मतलब इतिहास में मतलब, या हम कहें कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो हमारे नेता हुए हैं या मतलब जो थिंकर्स हुए हैं, उनका मेन कंसर्न यही रहा है कि किस प्रकार से मिनरल्स का, या हम कहें कि मतलब इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने मतलब अपनी सोच जो है वो जाहिर की है कि वो किस प्रकार से कंसर्न, चिंता करते हैं कि जो रिसोर्स है उनका कंजर्वेशन होना चाहिए। उनके शब्द हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। यहाँ पर किसी की आवश्यकता पूरी करने के लिए तो सब काफ़ी कुछ है, रिसोर्स है। फॉर एनीबडीज, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब आवश्यकता पूरी करने के लिए तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं, बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव दैट मच टू कंप्लीट एनीवन ग्रीड। किसी की ग्रीड कंप्लीट करने के लिए हमारे पास उतना कुछ नहीं है। ग्रीड मतलब लालच। ठीक है, आवश्यकता कंप्लीट करने के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पर उसकी लालच को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास वो नहीं है। ही प्लेस द ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब उनका जो हार्म हो रहा है, उसका मेन कारण उन्होंने बताया है। एक तो जो ग्रीडी पर्सन है, लालची लोग हैं, या फिर सेल्फिश जो इंडिविजुअल लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। और एक और जो उन्होंने बताया है कि एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो ये नहीं देखती कि वो कितना मतलब किसी भी चीज़ को मतलब निकाल रही है, माइनिंग कर रही है। उसको सिर्फ ये मतलब है कि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका क्या करे, दोहन कर ले। ठीक है, तो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी मतलब जो एक्सप्लोरेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो नेचर है उसको भी इसका एक कारण बताया है ग्लोबल लेवल पे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। वो मास प्रोडक्शन की अगेंस्ट था। मास प्रोडक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कारें जो है मतलब एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है उसमें मास प्रोडक्शन में निकलती है। मतलब उसके पहिए अलग बन रहे हैं, उसके मतलब जो व्हील्स, उसके जो मतलब एक्सिस है वो अलग बन रहे हैं। ठीक है, उसकी बॉडी जो है, अपर बॉडी वो अलग बन रही है, और बाद में जाके वो कंबाइन हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, एक साथ मतलब प्रोडक्शन होना। ठीक है, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। और इसको रिप्लेस करना चाहते थे मासेस के प्रोडक्शन से। देखो, मास प्रोडक्शन मासेस प्रोडक्शन में अंतर ये है कि मास प्रोडक्शन में ज़्यादातर मतलब मशीनों का उपयोग होता है, जबकि मासेस प्रोडक्शन में क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों का उपयोग होता है। वे मतलब जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करते हैं। ये जो मासेस का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये पहले हुआ करता था जब मतलब जो व्यापारी होते थे, या हम कहें कि बनाने वाले, किसी भी चीज़ को बनाने वाले गाँवों में होते थे। ठीक है, उनको एक फिक्स लिमिटेड, या हम कहें कि मतलब ये बोलते थे, कॉन्ट्रैक्ट मिलता था कि इनका इनको इतना काम करना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए रहते थे, जबकि आजकल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया गया है, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1964। देखो, क्लब ऑफ रोम ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब रिसोर्स का कंजर्वेशन किया है 1968 में। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसॉफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्क्विंचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी, जो दार्शनिकता थी, उनकी जो सोच थी, उसको इन्होंने, ये पर्सन है, इन्होंने अपनी बुक में अ, बताया है एक बार फिर से। और उनकी बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा जो है वो खूबसूरत होता है। ठीक है। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 बाय दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन सिर्फ इसमें ये आता है कि इस रिपोर्ट में क्या था। तो इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट था। एंड एडवोकेट इज अ इट इज अ मीन फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए इसमें लिखा हुआ था, जो कि आपने ऑलरेडी मतलब ब्राजील के 1992 के मतलब अर्थ समिट में ही पढ़ा है कि वहाँ पर एजेंडा 21 मतलब अडोप्ट किया गया था। तो सेम केस यहाँ पर यही है कि हमारे फ्यूचर के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है 1987 की। ठीक है, चलिए लैंड रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। लैंड रिसोर्स का मतलब क्या होता है? भूमि संसाधन, जमीन। ठीक है, तो जमीन के डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म होते हैं, सभी को मालूम है। ठीक है, कि एक तो माउंटेन होता है, एक आपका प्लेट्यू होता है, ठीक है, प्लेन होता है, कोस्टल रीजन होता है। ठीक है, वी लिव ऑन लैंड, हम जमीन पर रहते हैं। वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, हम अपनी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो जमीन पर पूरी करते हैं। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, और इनको डिफरेंट वेज से इसका उपयोग भी करते हैं। जमीन हुआ मतलब जमीन का, लैंड का। द लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जमीन, ये जो भूमि है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है और वो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। भूमि जो होती है वो मतलब वनस्पति को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, वन्य जीव को, ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जीवन को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को। ठीक है, सबको मालूम है कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। पर हम ये तो मानेंगे बहरहाल जमीन जो होती है वो एक फिक्स मैग्नीट्यूड की होती है। आपने मैग्नीट्यूड मतलब मालूम है कि उसकी जो मात्रा है वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, therefore it is an asset of a finite therefore it is an important to use the available land for various purpose with careful planning। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल लैंड है उसको बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उसका उपयोग करें, जो अवेलेबल लैंड हमारे पास में है, और उसकी प्लानिंग जो है वो केयरफुल होनी चाहिए। इंडिया हैज लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन। देखो इंडिया के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं। माउंटेन्स है, यहाँ पर प्लेट्यू है, प्लेन्स है, आइलैंड्स है। ठीक है, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इन प्लेन। हमारे इंडिया में 43% जो है वो मैदान है। गंगा का मैदान देखा आपने, जो मतलब गंगा और यमुना नदी बनाती है। ठीक है, फिर गोदावरी और कावेरी मिलके मतलब जो है आपका गोदावरी प्लेन बनाती है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और ये जो प्लेन एरियाज है ये हमें कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? खेती के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers। माउंटेन जो है, पर्वत जो है, हमारे कंट्री के 30% एरिया पर मतलब फैले हुए हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ठीक है, और साउथ में आ जाओ तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है आपके वो मौजूद है। अब इनसे हमें क्या फायदा है? इनसे फायदा है कि जो पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, पेरेनियल फ्लो का मतलब सदा बहार या सदा निरा जो नदियां होती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ये हमेशा बहती रहती, 12 महीने बहती रहती, तो इनका फ्लो इनसे होता रहता है। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये हमें टूरिज्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब पर्यटन के लिए, और काफ़ी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी। मतलब हम अगर वन्य जीव के बारे में जानना चाहते हैं, फ्लोरा फौना के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ से हम जान सकते हैं। लद्दाख रीजन जो है हमारा वो बहुत काफ़ी रिच है अपने कल्चर के लिए। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। 27% जो एरिया है हमारा, जो वो है प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू इंडिया में मेनली टू है। एक है ढक्कन का प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जिसे हम बोलते हैं, जो कि मतलब साउथ में पाया जाता है, और एक है मतलब छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ठीक है, इट पजेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। अब ये जो मतलब आपका प्लेट्यू है, ये एक्चुअली में मतलब रिजर्व है किसका? मिनरल्स का। ये रिजर्व क्यों है? यहाँ पर ही क्यों मिनरल अधिकतर पाए जाते हैं या फॉसिल फ्यूल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये आपके गोंडवाना लैंड जो था, ठीक है, पेंजिया करके एक पहले एक मास लैंड था वर्ल्ड में, इकलौता, मतलब अलग अलग टुकड़े नहीं थे पहले, पहले एक सिर्फ एक ही मतलब भूखंड था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया डिवाइड हुआ,
तो उसमें से निकला जो गोंडवाना है उसका हिस्सा जो है आपका इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला में ही हमारे दोनों प्लेट्यू आते हैं। दैट्स व्हाई जो मिनरल्स है वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम दे रखा है, यू कैन सी इट। लैंड यूटिलाइजेशन का उपयोग जो है वो किस किस रूप में होता है। लैंड रिसोर्स आर यूजफुल फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। जंगल, सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन की, कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, खेती के लिए। तो खेती के लिए जो अवेलेबल नहीं है, जो बैरन लैंड होते हैं या वेस्ट लैंड होते हैं, बंजर जमीन जो होती है या खराब जमीन जो होती है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, उनको हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बना लेते हैं उनके ऊपर, रोड बना लेते हैं या फैक्ट्री बना लेते हैं उनके ऊपर, जो बंजर होते हैं जहाँ पर खेती नहीं हो सकती। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम कल्टीवेट नहीं करते हैं, एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, अगर उनसे हम सिंचाई की भूमि को हटा दें तो अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं। जैसे कि मतलब आप देखेंगे कि मानसून की बारिश है उसके अलावा जो जमीन हो वो मतलब अधिकतर अनकल्टिवेटेड होती है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं जगह पे मतलब खेती होती है जहाँ पर मतलब ट्यूबवेल या अदर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर उनका उपयोग कैसे होता है, परमानेंट पोस्चर के रूप में, ग्रेजिंग लैंड के रूप में, यानी चारागाह के रूप में। ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ जो है उगे हुए नजर आएंगे आपको, साल, सागौन, चीड़ के। ठीक है, वो जो मतलब कल्टिवेटेड नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आप जंगल देखेंगे जहाँ पर लकड़ी के लिए उनको उपयोग किया जाता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो होते हैं वो लगभग 5 सालों तक मतलब एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से दूर रखा जाता है उनको। अब फेलो लैंड जिसे हम बोलते हैं, तो उनका उपयोग कैसे होता है, करंट फ्लो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, अदर देन करंट फ्लो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। ये जो करंट फ्लो जो मतलब अभी हाल फिलहाल में मतलब सिंचित है, तो वो एक या एक मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, या तो वो एक साल के लिए मतलब कल्टिवेट होते हैं, या एक से कम साल के लिए, मतलब उनको रेगुलर जो है वो कल्टिवेट होते रहते हो। और ये जो नीचे वाले हैं ये मतलब इनका 1 से 5 साल लग जाता है कल्टिवेट होने में, मतलब सिंचाई करने में। नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया वो एरिया है जहाँ पे मतलब फसल बोई जाती है, उगाई जाती है। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, जो एरिया शोन किया जाता है साल में एक बार कम से कम और एरिया में, और साथ ही साथ में उसमें अगर हम प्लस कर दें नेट शोन एरिया को तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इससे कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया किसे कहते हैं। तो जिसमें हम शोन एरिया प्लस क्या कर देते हैं, नेट शोन एरिया को मतलब क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।